मेरा कुछ सामान तुम्हारे दो लफ्जों की है, दिल की कहानी। रात अकेली है, बुझ गए दिए। सुरों की मल्लिका एक बेमिसाल गायिका जिन्होंने पूरी दुनिया में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम किया और एक वर्ल्ड फेमस सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, रोज रोज आँखों तले इंडियन क्लासिकल संगीत से लेकर लाइट म्यूजिक, गजलों से लेकर भजन, कैबरे, रॉक, डिस्को और मचलते लहराते चुलबुले अंदाज के अलहदा गाने, इन्होंने अपनी वर्सटाइल गायकी का ऐसा लोहा मनवाया जो बड़े से बड़े सिंगर्स के लिए नामुमकिन सा रहा। दम मारो दम, मिट जाए गम। इन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में 20 से ज्यादा भाषाओं में करीब 14,000 गाने गाए और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। यानी गीतों की संख्या के हिसाब से ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 सिंगर हैं। या तू अब तो आजा, आजा आजा, देखो प्यार तेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इन्हें बी ग्रेड सिंगर माना जाता था? इनसे फिल्मों की को एक्ट्रेसेस या वैम्प के लिए ही गाने गवाए जाते थे या फिर वो सॉन्ग्स ही दिए जाते जो बड़ी गायिकाएं नहीं गाती थीं। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने। क्या आपको पता है कि ये पिछले 60 साल से भी लंबे वक्त से फिल्मों में गाती आ रही हैं, आज भी एक्टिव हैं और सिर्फ एक गायिका ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन की मालकिन भी हैं। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? क्या आप मानेंगे कि इनके ऊपर वेटरन एक्ट्रेस साधना को परेशान करने और अपनी मुस्लिम बहू को घर से निकालने के आरोप लगे, जिसकी वजह से साधना और साजिदा दोनों को सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। हस्बैंड के गुजरने के बाद खुलेआम बोला, 10 दिन में घर में आ गई गुंडे लेके 2 गाड़ियां भर के और कहा यहाँ से निकलो। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 16 साल की उम्र में ही घर से भागकर शादी कर ली, फिर डिवोर्स ले लिया और कई बड़े दिग्गजों से इनके इश्क की खूब चर्चा रही और फिर खुद से काफी कम उम्र के एक संगीतकार से इन्होंने शादी रचा ली। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। तो क्यों इतनी बड़ी सिंगर पर कई प्रेमियों को धोखा देने और उन्हें इस्तेमाल कर अपना करियर बनाने के गंभीर आरोप लगे? और क्यों इंडस्ट्री की कई अच्छे सिंगर्स के करियर की बर्बादी में भी इनका नाम हमेशा लिया जाता रहा? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। बताएंगे इनकी जिंदगी की और भी अनसुनी दास्तान। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं ना। देखी सबकी याद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और देश के बच्चे बच्चे ने इनकी आवाज कभी न कभी जरूर सुनी होगी। जी हाँ, ये है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका आशा भोसले उर्फ आशा मंगेशकर। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तू है। आशा जी को वैसे तो गायकी के लिए सैकड़ों छोटे बड़े अवार्ड मिले, लेकिन भारत सरकार द्वारा इन्हें दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया, जो इक्का दुक्का भारतीय सिंगर्स को ही नसीब हुआ। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। आशा दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मशहूर एक्टर और थिएटर कंपनी के मालिक थे। जब आशा 9 साल की थीं, तभी इनके पिता का देहांत हो गया।
इस वजह से इन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर सिंगिंग और एक्टिंग करनी शुरू कर दी ताकि परिवार की इकोनॉमिक हेल्प कर सकें। आशा जी ने 1943 की मराठी फिल्म माझा बल में पहला गीत चला चल नौ बाला गाया। तो वहीं साल 1948 में इन्हें पहली बार हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला जब हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया में एक गीत गाया। एक थिएटर कंपनी के मालिक की बेटी होने के बावजूद आशा मंगेशकर को अपने करियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उस जमाने में गीता दत्त, शमशाद बेगम और खुद इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर का खूब नाम हुआ करता था। जब ये तीनों कोई गाना छोड़ देती थीं, तभी वो गाना आशा को दिया जाता था। यही कारण रहा कि 50 के दशक में वैम्प्स, बैड गर्ल्स या सेकंड ग्रेड की फिल्मों के ज्यादातर गाने आशा जी को गाने को मिले। हालांकि इस तरह के गाने आशा को पसंद नहीं थे, लेकिन जब इन्हें लगातार ऐसे ही गाने मिलते रहे तो इन्होंने इसे ही अपनी एक अलग पहचान बना ली और खुलकर हर तरह के मिल रहे गीत गाने लगी। हालांकि इनकी गायकी पर तब की सुपरस्टार सिंगर गीता दत्त के स्टाइल का काफी असर दिखता था और धीरे धीरे आशा ने जैसे उनकी जगह ले ली और कुछ पर्सनल कारणों से भी गीता दत्त जी गुमनाम होती चली गईं। तो दूसरी तरफ आशा ने अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों को दरकिनार किया, कभी भी नरम स्वभाव को नहीं अपनाया और न ही कभी किसी के सामने झुकी, बल्कि इन्होंने जमाने को अपने हिसाब से हमेशा इस्तेमाल किया। आशा ने अपने फायदे की सोचकर ही एक एक कदम उठाया और उम्र के हर मोड़ पर अपनी आवाज को भी एक नया आयाम दिया। फिर क्या था, मेहनत, कला, चालाकी, गहरी चालें और रणनीति सबकी बदौलत देखते ही देखते इन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की टॉप सिंगर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। कह सकते हैं कि इन्होंने अपना करियर बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका जमकर इस्तेमाल किया, या यूं कहें कि ऐसे आरोप लगते रहे। आशा भोसले ने जहां 1950-60 के दशक में ओपी नैयर, खय्याम, एसडी बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन और रवि जैसे संगीतकारों के साथ काम किया, वहीं 1970-80 के दशक में आर.डी. बर्मन, जयदेव और शंकर जयकिशन के साथ शानदार काम किया। दुनिया में लोगों को मौका कभी हो जाता है। इसके बाद इन्होंने 1990-2000 के दशक में इलैया राजा, ए.आर. रहमान, जतिन ललित और अन्नू मलिक आदि नए म्यूजिक कंपोजर्स के लिए भी सैकड़ों गाने गाए। इनकी आवाज, इनकी कला और इनका बहुआयामी करियर इतना छोटा नहीं है जिसे हम इस छोटे से वीडियो में समेट सकें, बल्कि इनकी कहानी को विस्तार से बताने में घंटों लग जाएंगे। तो इनके करियर पर एक डिटेल्ड बायोग्राफी हम आगे के अपने किसी एपिसोड में बनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में। तो कहा जाता है कि आशा जी ने खुद अपनी जिंदगी बनाई भी और खुद ही बिगाड़ी भी, जिसमें सबसे चर्चित मुद्दा रहा बार बार होने वाला इनका इश्क और उसके पीछे की कहानियां। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनकी जिंदगी को हर वक्त नया मोड़ देने में किस्मत और हालात का भी बड़ा योगदान रहा। आशा भोसले की पर्सनल लाइफ में कई तूफान आए,
इन्हें 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के 31 साल के पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर इन्होंने गणपत राव से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन फिर झगड़े होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गणपत और उनके भाई इनको मारने पीटने भी लगे थे और हालात बद से बदतर होते चले गए। ऐसे में कम उम्र की आशा बेहद परेशान रहने लगी, जैसे जीवन में अब कोई आस ही ना बची हो। रोम रोम में बसने वाले राम जगत के। गणपत के परिवार वाले आशा को इनके घर के किसी भी सदस्य से मिलने नहीं देते थे। इन्होंने कई बार अपनी लता दीदी से मिलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। जब हालात इनके बर्दाश्त से बाहर हो गए तो 1960 में अपने 2 बच्चों के साथ ये अपनी मां के घर भाग आईं और उस समय आशा प्रेग्नेंट भी थी, जहां कुछ दिनों बाद अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। इनका गणपत भोसले से 1960 के आसपास तलाक हुआ। आशा जी फिर से अपने परिवार में लौटी और संगीत की दुनिया में भी जगह बनाने की कोशिशों में जुट गईं। पर अब इन पर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। खैर, वक्त बीता और आशा मंगेशकर को कुछ गाने मिलने लगे। जैसे तैसे जिंदगी आगे बढ़ने लगी। यहाँ आपको बता दें कि अपने पति गणपत भोसले से अलग होने के बाद कानूनन इनके नाम से भोसले हट चुका था और ये वापस से आशा मंगेशकर बन चुकी थीं। लेकिन फिर भी फिल्मी दुनिया में इनका पहले वाला नाम ही चलन में रहा और ये भोसले ही इनकी पहचान बन गया। खैर, इसके बाद आशा की जिंदगी में आए बीते दौर के फेमस संगीतकार ओपी नैयर। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। दरअसल आशा भोसले आज जिस मुकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय अगर किसी को सबसे ज्यादा दिया जा सकता है तो ये वही ओपी नैयर साहब थे। उन्होंने आशा की आवाज की रेंज का पूरा इस्तेमाल किया। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए। जाइए आप कहाँ जाएंगे। हालांकि फिल्मी पंडित बताते हैं कि यही प्रेम संबंध नैयर साहब की बर्बादी का कारण भी बना। जब दोनों की मुलाकात हुई तो ओपी नैयर पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता भी थे, पर दिल की बेताबियां कहाँ किसी की परवाह करती हैं। इशारों में दिल लेने वाले बता। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। एक शादीशुदा शख्स जिसके बाल बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला यानी आशा भोसले खुलेआम मुंबई में घूमा करते थे। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चल। जाहिर है उस जमाने में हिंदी सिनेमा के लिए भी ये काफी सनसनीखेज बातें थीं, लेकिन इन दोनों ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की और ओपी नैयर के साथ आशा भोसले का ये प्रेम संबंध करीब 14 सालों तक चलता रहा। बताते हैं कि ओपी नैयर की पत्नी इस रिश्ते से इतनी आहत थीं कि दिन रात रोया करती थीं, लेकिन बच्चों की परवरिश का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में इस नाजायज रिश्ते को खून के घूंट पीकर झेलती रहीं। पर हाँ, उन्होंने ओपी नैयर को कभी भी तलाक नहीं दिया, जिस वजह से आशा भोसले उनसे शादी नहीं कर पाईं। उनके बच्चे बड़े होने लगे थे और नैयर साहब को समाज और सम्मान की परवाह भी अब होने लगी थी। जब कोई समाधान नहीं मिला तो आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला लिया। मेरा मेहंदी है चालू, बिंदिया लगा लूं। हालांकि अब तक आशा भोसले ने अपने प्रेमी का भरपूर फायदा उठा लिया था। तब ओपी नैयर सिर्फ आशा से ही गाने गवाते थे। लता मंगेशकर को तो वो अपने स्टूडियो के आसपास भी नहीं फटकने देते और यही वजह रही कि देखते ही देखते उन्होंने आशा भोसले को उस दौर की टॉप की सिंगर्स मिलाकर खड़ा कर दिया। देखो कसम से कहते हैं तुमसे, हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में पूरी मुंबई में बेधड़क घूमने वाली आशा भोसले ने इसके बाद ओपी नैयर का साथ एक झटके में छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था। से हमको कभी।
कहते हैं इस गीत में आशा भोसले ने अपने दिल का दर्द साफ झलकाया था। आपने जीने ना दिया। ये गीत इतना सजीव रहा कि इसे साल 1973 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। पर आशा भोसले उस समारोह में नहीं गईं, तो वहां मौजूद ओपी नैयर साहब को मजबूरन उनकी तरफ से ट्रॉफी लेनी पड़ी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने टूटे दिल आशिक की खीज को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दावा किया जाता है कि घर वापस लौटते समय ओपी नैयर ने वो ट्रॉफी तेज चलती कार से सड़क पर बाहर फेंक दिया, जिसे देख साथ में बैठे इनके एक दोस्त और ड्राइवर सब सन्न रह गए। इस तरह वो ट्रॉफी कभी आशा जी के पास पहुंची ही नहीं। मेरा कुछ तुम्हारे। आशा भोसले के साथ संबंधों के कारण पहले जहां नैयर साहब के परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया, तो बाद में आशा भोसले भी उनकी जिंदगी से बाहर हो गई थीं। जब तक नैयर साहब को अपनी गलती का एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने साल 1994 में अपना घर, बैंक अकाउंट, कार आदि सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे, क्योंकि घर वालों के सामने जाने की न हिम्मत थी और न ही उधर से स्वीकारगी। इधर अब आशा अपने लिए कोई नया साथी ढूंढने लगी थीं, जो इनके संगीतमय सफर में भी इनका साथ निभा सके, यानी काम आ सके। इसी दौरान आशा भोसले की मुलाकात एस.डी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन से हुई। दोनों ने बहुत से गाने साथ में गाए बनाए और एक दूसरे का दिल चुरा बैठे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर। इसके बाद 1980 में आशा जी ने खुद से 6 साल छोटे इस म्यूजिक कंपोजर यानी आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। शायद ऐसा ही कोई सपोर्टिव और केयरिंग पार्टनर आशा जी अब तक ढूंढ रही थीं। बता दें कि आर.डी. बर्मन और आशा जी दोनों की ही एक शादी पहले टूट चुकी थी, लेकिन ये शादी काफी हद तक सफल रही और आर.डी. बर्मन ने कई वर्षों तक आशा का साथ दिया। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है। पता चला कि फिर 80 के दशक के अंत में ये दोनों अलग रहने लगे, क्योंकि तब आर.डी. बर्मन की इकोनॉमिक कंडीशन खराब चलने लगी थी। हालांकि आशा और आर.डी. बर्मन के आपसी संबंध तब भी दोस्ताना बने रहे, क्योंकि जब साल 1994 में आर.डी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा, तो आशा जी ही उन्हें लेकर अस्पताल गई थीं, जहां उनका निधन हो गया। आर.डी. बर्मन और आशा की कोई संतान नहीं थी। आशा जी के पहले पति से पैदा हुए तीनों बच्चों की बात करें तो इनके सबसे बड़े बेटे का नाम हेमंत भोसले था, जो एक पायलट रहे। आशा जी की बेटी का नाम वर्षा था, जो द संडे ऑब्जर्वर और रेडिफ आदि के लिए कॉलम लिखने का काम करती थीं। आशा जी के सबसे छोटे बेटे का नाम आनंद भोसले है, जिन्होंने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। बता दें कि आशा जी के बड़े बेटे हेमंत का निधन हो चुका है, तो वहीं इनकी बेटी वर्षा ने 8 अक्टूबर 2012 को अपनी जिंदगी समाप्त कर ली थी। बताया गया कि वो कई तरह की मानसिक दिक्कतों से जूझ रही थीं। दावा किया गया कि बचपन में ही मां का तलाक, फिर काम में मां का हद से ज्यादा बिजी हो जाना, फिर वर्षा की शादी और उनका भी डिवोर्स हो जाना, इन सब ने उन्हें काफी परेशान किया था। और इससे भी बढ़कर एक्सपर्ट्स का मानना था कि वर्षा पर हमेशा आशा भोसले की बेटी होने का दबाव रहा और लोग कहते कि मंगेशकर परिवार की दूसरी पीढ़ी कुछ खास नहीं कर पाई। इस बात को वर्षा ने अपने दिल से लगा लिया था। जानकार बताते हैं कि इसी वजह से वर्षा ने गाना भी छोड़ दिया था और हमेशा गुमसुम सी रहने लगी थी और आखिरकार एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया। खैर, चाहे वजह जो भी रही हो, अब बस आशा जी के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले ही बचे हैं। हालांकि आशा जी के 5 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। तो आशा जी की 2 बहनें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर, जो मशहूर सिंगर रहीं, उन्हें तो पूरी दुनिया जानती ही है। इसके अलावा इनकी सगी बहन मीना मंगेशकर भी रहीं और भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने संगीत निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। आशा जी गायिका के अलावा बहुत अच्छी कुक भी रहीं और इनका इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन भी है, जो खासकर दुबई और कुवैत में काफी फेमस है। इनका एक रेस्टोरेंट बर्मिंघम यूके में भी है और आगे इस ब्रांड के 40 रेस्टोरेंट पूरे यूके में खोलने की प्लानिंग चल रही है। आशा भोसले हमेशा अपने फैशन और पहनावे को लेकर खूब चर्चा में रहीं। चमकदार किनारों वाली सफेद साड़ी, गले में मोतियों के हार और हीरा पहने इनकी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती।
आशा जी के अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार नेशनल अवार्ड, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1997 में आशा भोसले पहली भारतीय सिंगर बनी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इन उपलब्धियों के अलावा समय समय पर इनके ऊपर अपनी को सिंगर्स के खिलाफ साजिश करने और उनसे गाने छीनने के गंभीर आरोप भी लगे, जिनमें सुमन कल्याणपुर, हेमलता, शारदा राजन अय्यंगर, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक आदि गायिकाओं का नाम शामिल रहा। इसी तरह के आरोप इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पर भी लगे, यहाँ तक कि इनकी अपनी छोटी बहन उषा मंगेशकर को भी आगे न बढ़ने देने के आरोप इन दोनों बड़ी बहनों पर लगते रहे और कई बार इन दो दिग्गज मंगेशकर बहनों में आपस में भी अदावत और साजिशों की खबरें भी सुर्खियां बनती रहीं। लेकिन आरोपों के मुताबिक इन दोनों ही बहनों ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर बस चोटी पर बने रहने और फिल्मों की म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने के लिए ही पैंतरेबाजी जारी रखी। बेशक लता आशा भारतीय संगीत जगत की बेहतरीन गायिकाएं रहीं और पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया, लेकिन नई गायिकाओं के लिए जो इनका रवैया रहा वो काफी निंदनीय माना गया और समय समय पर उसकी खूब आलोचना भी हुई। इन्होंने म्यूजिक कंपोजर्स के साथ मिलकर ग्रुपिज्म की और अपना एक कॉकस तैयार किया जिसमें कोई बाहरी ना घुस सके। तो वहीं आशा भोसले के लिए तो ये भी कहा गया कि ये फिल्मों में बस लता मंगेशकर की छाया बनकर न रह जाएं, इसलिए इन्होंने अपना मंगेशकर सरनेम हटाकर तलाक के बाद भी भोसले सरनेम का यूज किया, जिससे एक अलग पहचान बना सकें। दूसरी तरफ गीता दत्त, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम सुरैया आदि उस दौर की बड़ी गायिकाओं के बीच खुद को स्थापित करने के लिए पहले जहां तब के सबसे दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका भरपूर इस्तेमाल किया, तो बाद में आर.डी. बर्मन के लिए भी कुछ वैसी ही पैंतरेबाजी देखने को मिली, क्योंकि तब बर्मन पिता पुत्र की संगीत की दुनिया में तूती बोलती थी, तो भला इससे बेहतर ऑप्शन कहाँ मिलता। खैर, इन रिश्तों, इन आरोपों और इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन तब के अखबार, फिल्मी पत्र पत्रिकाएं और फिल्म एक्सपर्ट्स तो यही दावे करते हैं कि आशा भोसले ने सरनेम से लेकर संगीतकारों, फिल्मकारों और को सिंगर्स को बस अपने हिसाब से इस्तेमाल ही किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आशा भोसले की इस बेइंतहा कामयाबी के पीछे क्या सिर्फ इनकी अच्छी आवाज और मेहनत का ही हाथ रहा या बाकी फैक्टर्स ने भी इसमें अहम रोल अदा किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा भोसले पर लगे कुछ और आरोपों की बात करें तो वेटरन एक्ट्रेस साधना को परेशान करने और अपनी बहू को घर से निकालने के आरोप भी इन पर लगे। दरअसल आशा भोसले के बड़े बेटे हेमंत भोसले से एयर होस्टेस साजिदा ने 1985 में शादी की थी। उन्होंने तब अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था और हिंदू धर्म अपनाकर रमा भोसले बन गई थीं। उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन शादी के करीब 25 साल बाद साल 2010 में उन्होंने अपने 61 वर्षीय पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और बांद्रा के फैमिली कोर्ट में केस दर्ज कराया। फिर उनके पति हेमंत भोसले की मौत हो गई और साजिदा को आशा भोसले ने घर से बाहर निकाल दिया। हस्बैंड के गुजरने के बाद खुलेआम बोला, 10 दिन में घर में आ गई गुंडे लेके 2 गाड़ियां भर के और कहा यहाँ से निकलो। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाया। हालांकि ये कोर्ट तय करेगा कि इसमें किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है। दूसरा मामला वेटरन एक्ट्रेस साधना से जुड़ा है। दरअसल साधना पति के साथ मुंबई के खार स्थित एक बंगले में 50 साल से रहती आ रही थीं। उनका फ्लैट जिस बिल्डिंग में था उसी में उसका बिल्डर भी रहता था। बताया जाता है कि उस बिल्डर की नजर काफी समय से उस प्रॉपर्टी पर थी। पति की मौत के बाद साधना अकेली थीं, बीमार भी रहने लगी थीं और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। स्थिति का फायदा उठाते हुए बिल्डर ने आशा भोसले को साधना के बंगले को मोटी रकम में बेचने का ऑफर दिया और आशा भोसले तैयार भी हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में तब साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और कानूनी दांव पेच लगाकर उन्हें घर के एक छोटे से हिस्से का किराएदार बताया तो मामला बढ़ गया। एक बार तो उसने घर के अंदर जाकर साधना को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद साधना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बिल्डर गिरफ्तार हुआ। फिर आशा भोसले ने साधना के खिलाफ सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें कहा कि साधना सिर्फ बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर की किराएदार हैं और वो बगीचे या छत पर नहीं जा सकती।
साधना ने मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई थीं। खैर, साधना और आशा भोसले के बीच प्रॉपर्टी को लेकर ये कानूनी लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। लड़ते लड़ते साधना इतनी बीमार रहने लगी कि आखिरकार इस दुनिया से ही चल बसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना को मुंह का कैंसर हो गया था, जिस बीमारी से 15 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया। एक कैंसर पीड़ित को इस तरह कोर्ट के चक्कर लगवाने को लेकर इस मामले में लोगों ने आशा भोसले की काफी निंदा की, पर आशा को जैसे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको भी आशा भोसले से जुड़ा कोई और किस्सा पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तोरा मन दर्पण कहलाए।